सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वही अपना जो पीछे छूट गया था हमारा 6 सेमेस्टर का बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, इसके मैंने लेक्चर्स बनाए थे। एक लेक्चर इसका कंप्लीट था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या यूजेज है इसके, सब कुछ देखा था उस वीडियो में। तो कुछ टाइम इशूज़ की वजह से आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए, बट मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी आज की वीडियो में हम ये बी वाला जो पूरा पोर्शन है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एंजाइम इमोलाइजेशन क्या है, इसके क्या मेथड है एंड इसकी एप्लीकेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है तो आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। बट प्लीज़ साथ रहना वीडियो में। और देखो, इस वीडियो पर रेस्पॉन्स आएगा तो ही हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे 6 सेमेस्टर की, अदरवाइज हम 4 सेम पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना आज की वीडियो पर। ओके, तो ये वाला टॉपिक हम समझने वाले हैं। और जिसने बायोटेक्नोलॉजी की पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन वाली, वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी समझने से पहले पहले समझ लेते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट दैट आर कैपेबल टू इनहेंस द रेट ऑफ मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट इनटू अनदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो एंजाइम देखो सबको पता है, एक हमें बायोकैटालिस्ट होता है, यानी कि जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अब कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है आप सभी को पता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देना। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें भागीदारी लेके बस उस रिएक्शन के टाइम को बढ़ा देना। जैसे कोई रिएक्शन मान लो 6 महीने में हो रही है, अगर हमने उसमें एंजाइम मिला दिया तो वही रिएक्शन 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, वही है रेट ऑफ मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। और कन्वर्जन करा देना, देखो जो भी प्रोडक्ट है, मतलब सबस्ट्रेट है पहले, उसका इंटरमीडिएट में या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसका कन्वर्जन करा देना, यही हमारा एंजाइम होता है। अब एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स है मॉडिफाइड एंजाइम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो वी कैन यूज दिस एंजाइम वाइडली। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में पीछे आपको बताया था कि अगर हम किसी भी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी वही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने कोई टेक्नोलॉजी लगा के चेंजेस कर दिए, मतलब अपने खुद से हमने मन से चेंजेस कर दिए, जैसे डीएनए में, आरएनए में, इनमें चेंजेस कर दिए, तो वो हमारी जो हमने इच्छा है, मतलब जो हमारे मन में है उसी की तरह वो एक्ट करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में भी यही है, हम एंजाइम को मॉडिफाइड कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, फिर हम उसको वाइडली यूज करेंगे। ठीक है, एंजाइम आर नॉट टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल बायोकैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल। अब लिविंग सेल्स के द्वारा ये बनते हैं, सबको पता है। ठीक है, they are complex proteins molecule that bring about chemical reaction associated with life, they simply accelerating chemical reaction। अब देखो सारी बात वही लिखी गई है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जो रिएक्शन लाइफ से एसोसिएटेड हो रही है उसके केमिकल, मतलब उसी के रेट को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, एसिलरेट करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन को एसिलरेट करते हैं। एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, वही बात मैंने बता दी थी स्टार्टिंग में। एंजाइम हमारे स्पेसिफिक होते हैं, सबका अलग अलग अपना वर्क होता है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारे एंजाइम पर। एंजाइम रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अल्टरेटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मतलब ऐसा है कि उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में हिस्सा लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करा, फिर निकल गए ऐसे कैसे। ठीक है, अब आपने समझ लिया एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। अब समझते हैं ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। अब एक काम ध्यान रखना, मेरी बातों पे ध्यान रखना और मेरे नोट्स पर ध्यान रखना। ठीक है, देखो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे लेक्चर, मेरे को पता है, जिसको भी ये नोट्स वगैरह सब चाहिए, मेरे पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, अब एक एक लाइन का मीनिंग समझाने लगूंगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप भी नहीं देखोगे, मैं भी नहीं बनाना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैं बस आपको समझाता जाऊँगा, आप समझते जाना। एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट नहीं, नो मूवमेंट। सो एंजाइम इमोबिलाइजेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम इमोबिलाइज करते हैं एंजाइम को, मतलब एंजाइम की गति, एंजाइम की मूवमेंट पर ही रोक लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग या इनिबिट द मूवमेंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इमोबिलाइज्ड एंजाइम समझ लो ये क्या है। एन इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज एन एंजाइम विद रेस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी, वही बात है, एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम वो एंजाइम है जिसकी जो उसकी मोबिलिटी है, मतलब मूवमेंट वगैरह है, उस पर रोक लगा दी गई है। दिस एंजाइम अटैच टू एन इनर्ट इंसॉल्युबल मटेरियल सच एज कैल्शियम एल्जिनेट। अब यही एंजाइम हमारा किसी भी इनर्ट इंसॉल्युबल मटेरियल से अटैच हो जाता है और वही आगे काम करता है। फिर सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं इसके, सिग्निफिकेंस देख लो इमोबिलाइज्ड एंजाइम के।
प्रोटेक्शन करता है हमारा डिग्रेडेशन होने से, डीएक्टिवेशन होने से, स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड नहीं होता है एंजाइम की वजह से। एंड इजी सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं उस एंजाइम को। रिसाइकलेबिलिटी ऑफ बायोकैटालिस्ट एंजाइम, रिसाइकलेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है एंजाइम की, और प्रोसेस कंट्रोल भी हमारा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके सिग्निफिकेंस। कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। चलो, ये हम रिपीटेडली भी यूज कर सकते हैं, बार बार। द फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम द एंजाइम, जो फाइनल हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कोई भी एंजाइम नहीं रहेगा। नन इकोसिस्टम एंड इम्मोलाइज आर कंपेटेबल, दोनों एक कंपेटेबल हैं एक दूसरे के। सम इम्मोलाइज एंजाइम एग्जिबिट थर्मो स्टेबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कुछ एंजाइम जो इमोबलाइज्ड एंजाइम हमारे एग्जिबिट करते हैं थर्मो स्टेबिलिटी को, जो हाईएस्ट ऑर्डर की होती है। इमोबलाइज्ड एंजाइम कैन बी यूज्ड इन मोस्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन, और जो कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स में, उनमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये। डिसएडवांटेज क्या है इसका? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खोने का डर है। इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी और एक्टिविटी, दोनों को अफेक्ट कर सकती है। एक्सपेंसिव टेक्निक है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसमें कुछ लिमिटेड है। ठीक है, अब समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो था हमारा मेथड ऑफ इमोबलाइजेशन। ठीक है, इसके मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, बहुत अच्छे मेथड है, सिंपल है बिल्कुल। एंजाइम इमोबलाइजेशन के मेथड दो मेथड है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल में आपके तीन है, एडजॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन। केमिकल में दो है, कोवैलेंट बाइंडिंग, क्रॉस लिंकिंग। एक एक करके पांचों को समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। देखो, फर्स्ट है इसमें एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्ब होना, तो एडजॉर्ब का सिंपली मीन्स वही है, एडजॉर्ब कर लेना सरफेस पर। एक ओल्डेस्ट और सिंपल मेथड है हमारा इमोबलाइजेशन करने का। दो साइंटिस्ट थे, ग्रिफिन और नेल्सन, उन्होंने सबसे पहले चारकोल को यूज़ करा एडजॉर्ब करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम को। इन्वर्टेज एंजाइम आपको पता होगा, ठीक है, और ये 1916 में इन्होंने करा था। इन एडजॉर्प्शन मेथड द एंजाइम एडजॉर्ब टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सपोर्ट या कैरियर, जो भी हमारा कैरियर होगा उसके सरफेस पर एडजॉर्ब्ड हो जाएगा एंजाइम। एडजॉर्ब है गाइस, ये एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब है, मतलब सरफेस पे अटैच होने वाला। यहाँ पर डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो, ये कोई भी हमारा सपोर्ट है, कैरियर है, उस पर एंजाइम अटैच हो चुका है उसकी सरफेस पे जाकर, यही एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर। ओके, इन दिस प्रोसेस द एंजाइम मॉलिक्यूल इज adhere bind to the surface of carrier matrix with the help of weak interaction such as van der Waals forces, electrostatic force, hydrophobic force, bond hydrogen। मतलब क्या कह रहा है, इस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो अडेयर यानी कि चिपक जा रहा है, बाइंड हो जा रहा है हमारे सपोर्ट से या कैरियर से। ठीक है, और किसकी मदद से? वीक इंटरेक्शन, मतलब जो हमारे वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे van der Waals फोर्सेज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हमारे वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं, तो इसकी मदद से ये बाइंड होते हैं। ठीक है, अब जब वीक इंटरेक्शन होगा इनके बीच, तो यहाँ पर कोई भी परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर वही बात लिखी गई है, देयर इज नो परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कैरियर एंड एंजाइम। ठीक है, कैरियर यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन में भी डिफरेंट टाइप, दो तरह के हमारे हो सकते हैं, मिनरल सपोर्ट हो सकते हैं और ऑर्गेनिक सपोर्ट हो सकते हैं। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के भी कुछ हमारे मेथड होते हैं। फर्स्ट है इसमें स्टैटिक प्रोसेस, और दूसरा इसमें डायनेमिक बैच प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा मेथड है इसका इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस, और चौथा है रिएक्टर लोडिंग। ठीक है, इस मेथड का एक एडवांटेज क्या होता है, कोई भी रिएजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, पोर डिफ्यूजन नहीं होता है इसमें, ईजी है, और मिनिमम एक्टिवेशन होते हैं, मतलब बहुत कम स्टेप होते हैं इसमें, लिमिटेड लॉस ऑफ एक्टिविटी है, कैन बी रीजनरेटेड, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, लो सरफेस एरिया होता है बाइंडिंग के लिए, माइक्रोबियल अटैक का डर होता है इसमें, और वीक फोर्सेज, मतलब वही है वीक फोर्सेज से ही बाइंड हो रहा है, तो वीक फोर्सेज एक डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा मेथड है इसमें एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट यानी कि एंट्रैप्ड हो जाना, फंस जाना। ठीक है, तो इसमें वही है, कोई जाल, जैसे जाल होता है, जैसे जानवर वगैरह पकड़ने को जाते हैं तो मछली वाला जाल ऐसे समझिए, तो एंट्रैप्ट करते हैं मछलियों को, वही सिस्टम इसमें है। इन दिस मेथड एंजाइम है फिजिकली एंट्रैप्ड इनसाइड अ पोरस मैट्रिक्स, एक पोरस मैट्रिक्स होगा, उसमें एंजाइम एंट्रैप्ड हो जाएंगे, यानी बीच में फंस जाएंगे। ये आप देख सकते हो, कोई ये पोरस मैट्रिक्स है कोई भी, इसके बीच में एंजाइम फंस रहे हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स वेरीज विद डिफरेंट एंजाइम, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, नेचर होता है इसका, अलग अलग वेरी कर सकता है अलग अलग डिफरेंट एंजाइम के लिए। द मैट्रिक्स यूज विल बी अ बेटर सॉल्युबल पॉलीमर, ज़्यादातर यूज करते हैं हम स्टार्च को। ठीक है, द पोर साइज ऑफ मैट्रिक्स इज एडजस्टेड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एंजाइम, और जो पोर साइज होता है मैट्रिक्स का, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं एंजाइम के हिसाब से। सम अदर टाइप ऑफ एंट्रैपमेंट, कुछ अदर टाइप भी होते हैं, वो देख लो। एंजाइम इंक्लूजन इन फाइबर, एग्जाम्पल सेलुलोज। एंजाइम इंक्लूजन इन माइक्रोकैप्सूल मैट्रिक्स और पॉलीएस्राइलमाइड जेल्स, अगार, जिलेटिन, एल्जिनेट, ये सारे हमारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। एडवांटेज इसका क्या होगा,
फास्ट मेथड है हमारा इम्बोलाइजेशन करने का, चीप है, इकोनॉमिकल है, लेस चांस ऑफ कन्फर्मेशन चेंजेस। डिसएडवांटेज लीकेज का डर है, पोर डिफ्यूजन लिमिटेशन है इसमें, चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, चांस होता है इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन की। थर्ड मेथड आता है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन तो बहुत सिंपल है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर एंजाइम फंस जाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पर दिख रही है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एंजाइम इसके अंदर एंट्रैप्ड हो गया। देखो एंट्रैपमेंट और ये एनकैप्सुलेशन अलग अलग चीज़ है। इसमें एनकैप्सुलेशन में अंदर मतलब पूरी तरीके से चारों तरफ से मतलब बंद हो जा रहे हैं। एनकैप्सुलेशन यानी कि वही कैप्सूल, जैसे कैप्सूल देखे ना आपने, अंदर पैलेट्स भरे रहते हैं, तो सेम ये वैसे है। एंट्रैपमेंट इसमें फंस जा रहे हैं बस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एम्बोलाइजेशन डन बाय एंक्लोजिंग द एंजाइम इन अ मेम्ब्रेन कैप्सूल। वही बात मैंने बता दी। द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ सेमी पॉलीमेबल लाइक नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन। ये हमारी जो मेम्ब्रेन है ये हमारी नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की बनी होती है, ओके। एनकैप्सुलेशन हमारे तीन टाइप से हो सकते हैं, मेम्ब्रेन रिएक्टर्स की मदद से, माइक्रो कैप्सूल्स और डिहाइड्रेटेड वेसिकल DRVS। एडवांटेज का क्या होता है, चीप है, सिंपल है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो अगर हमको बल्क में एंजाइम इमोलाइज कराने हैं तो उसकी मदद से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज पोर साइज लिमिटेशन और स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर पाएंगे हमारे मेम्ब्रेन को। अब देखो केमिकल मेथड में जो था हमारा पहला वो था कोवैलेंट बाइंडिंग। अब पहले समझते हैं कोवैलेंट बाइंडिंग क्या है। देखो दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड कैरियर। कोवैलेंट है यानी कि भैया एंजाइम और कैरियर एक दूसरे के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ एंजाइम इम्बोलाइजेशन। काफी ज्यादा यूज होता है ये मेथड। यहाँ पर कोई भी हमारा कैरियर है, एंजाइम, उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्डिंग है इसका मेथड का नाम, ठीक है। कैरियर इसमें हम कौन कौन से यूज करते हैं वो देख लो। कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल सेलुलोज, एगरोज। अमाइनो एसिड जैसे अमाइनो बेंजाइल सेलुलोज, प्रोटीन, जिलेटिन, कोलेजन, सिंथेटिक एजेंट, पॉलीएसराइलमाइड, ठीक है। ये हम इसमें सपोर्ट यूज कर सकते हैं। मेथड देख लो इसके। फर्स्ट है डायजोटाइजेशन। इसमें बॉन्ड बनता है हमारा अमाइनो ग्रुप और कैरियर के बीच में एंड ट्राइरोसिल ग्रुप ऑफ एंजाइम। पेप्टाइड बॉन्ड में बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप ऑफ सपोर्ट एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एंजाइम, ठीक है। पढ़ लेना यार, बहुत ईजी है ये, ओके। अब चलते हैं डायरेक्ट पांचवें और लास्ट मेथड पर, जो कि क्रॉस लिंकिंग या कोपोलराइजेशन। देखो क्रॉस लिंकिंग में क्या है कि एंजाइम जितने भी होंगे वो सारे एक दूसरे से अपना बना लेंगे, ठीक है। अपना सारा एक दूसरे से ही क्रॉस लिंक हो जाएंगे। जैसे मान लो 4 लोग खड़े हैं, अब 4 लोग बीच एक गोले में खड़े हैं, अब उनसे ये कह जाए किसी को बाहर नहीं निकलने देना, तो चारों क्या करेंगे, आपस में ही लड़ेंगे। आपस मतलब ये कह देंगे कि चारों अपने एक साथ ही रहना है, तो ठीक है। वो क्या करेंगे, चारों एक दूसरे के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लेंगे कि वो बाहर नहीं निकलेंगे फिर। तो इसमें भी ऐसा ही है, एंजाइम एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसमें वही बात है क्रॉस लिंकिंग, आपस में ही क्रॉस लिंक कर जाते हैं। इन दिस मेथड सॉलिड सपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स नो कैरियर नो मैट्रिक्स। वही बात है, आपस में कर रहे हैं तो कोई भी अदर से बाहर का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ना कैरियर ना मैट्रिक्स। और इसको हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एंजाइम डायरेक्टली लिंक्ड हो जाते हैं एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। देखो आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, इसमें भी कोवैलेंट है, उसमें भी कोवैलेंट है। इस वाले में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, इस वाले में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है एंजाइम के बीच में, ओके। ध्यान रखना, ये मेथड हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कमर्शियल प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, और सिंपल है, चीप मेथड है, और प्योर एंजाइम्स के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। The greatest disadvantage and demerit of this method that the polyfunctional reagent used for cross-linking the enzyme may denature may lead to loss of catalytic property of enzyme। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, इसमें एंजाइम की जो एंजाइम में डीनेचर हो सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को खो सकता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी को। एप्लीकेशन देख लो अभी एंजाइम इमोलाइजेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ये सारे हमारे इमोबिलाइज्ड एंजाइम की मदद से ही बनते हैं, ठीक है। फिर है दूसरी बायोमेडिकल एप्लीकेशन। इमोबिलाइजेशन वाइडली यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज, काफ़ी डिजीज में यूज होते हैं। इमोबिलाइजेशन टेक्निक आर इफेक्टिवली यूज इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, DDS में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम जैसे कि हमारे होते हैं पैक्टिनेज, सेलुलेज, ये हमारे इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं जब विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैरियर एंड देन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जेली जैम। देखो ये एंजाइम हमने इम्बोलाइज कराई, फिर हम उसको बाद में यूज़ करते हैं जेली या जैम बनाने में, ठीक है।
रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। प्रोडक्शन हमारा जो बायोडीजल होता है वेजिटेबल ऑयल से बनता है वो उसमें यूज़ है इसका। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विद द हेल्प ऑफ इमोलाइजेशन, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो सीवेज वाटर होता है उसको भी हम ट्रीट करते हैं इस इमोबाइलाइज एंजाइम की मदद से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा फैब्रिक्स वगैरह बनता है उसमें यूज़ है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ है, एनालिटिकल एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनली अभी ख़त्म ये इमोबाइलाइज एंजाइम और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, अब गाइज देखो ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू जब ही करूँगा जब आपका रेस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहेगा। कमेंट करना, शेयर करना, व्यूज़ लाना थोड़े से। ठीक है, नहीं तो अपना 4th सेम तो चल ही रहा है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं अपना 4th सेम भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दी 6th सेम, अदरवाइज इस वीडियो के बाद देख लेंगे वो। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।